कीमत। राजस्थान के गांव में मनोहर अपनी पत्नी और 15 साल के बेटे अर्जुन के साथ रहता था। सब्जी बेचकर वो अपनी जिंदगी काट रहा था। एक रात अचानक लाइट चली गई। उसका बेटा अर्जुन मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा था। क्या बात है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। पापा मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। अर्जुन ने अपने स्कूल बैग से 4 मिरर निकाले और मोमबत्ती के चारों तरफ लगा दिए, जिससे पूरे कमरे में ऐसी रोशनी हो गई मानो किसी राजमहल को बड़ी बड़ी लाइटों से सजा दिया गया हो। ये देखकर उसके माँ बाप अचंभित हो गए। क्या बात है बेटा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तू बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा ही। खैर सभी सो गए। अगली सुबह उस मोहल्ले में पानी का टैंकर आया। सभी लोग अपने घरों से बड़े बड़े ड्रम लेकर पानी लेने पहुँच गए। भाई साहब, आज टैंकर आने में इतना लेट क्यों हो गया भाई? अरे क्या करूँ, गर्मी में लाइट बहुत कटने लगी है। पूरे मोहल्ले ने उस टैंकर से पानी भरा और अपने अपने घर लेकर चले गए। ममता, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने, और अर्जुन तुम स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है पापा। मनोहर सब्जी मंडी पहुँच गया। वहाँ पर उसने सब्जी खरीदी और ले आया। पहले खाना खा लीजिए, बाकी काम बाद में कीजिएगा। ममता, पहले मैं नदी में नहा कर आता हूँ, ये पानी बचा कर रख लो। मनोहर नहाने के लिए पास की ही नदी में गया। ये नदी तो दिन ब दिन गंदी होती चली जा रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं नहा लेता हूँ, इतनी भी गंदी नहीं है। खैर, और नहाने के बाद वो घर आए। खाना पीना खाने के बाद सारी सब्जियां अपने ठेले पर लगाई और भरी दोपहरी में सब्जी बेचने वो अपना ठेला लेकर निकल गया। ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी। तभी कुछ औरतें उसके पास सब्जी लेने आई। भाई साहब, जल्दी से 1 किलो पालक, 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दो। मुझे भी 5 किलो आलू दे दो। हाँ, बस अभी देता हूँ। मनोहर ने उन लोगों को सब्जी दी। ऐसे मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो पूरी दोपहर सब्जी बेचता रहा। गर्मी की वजह से उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई। तभी उसका बेटा अर्जुन स्कूल से घर आ रहा था। उसने अपने पिता को दूर से इस हालत में देख लिया। मेरे पापा मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और अपने पापा की मदद कर पाऊं। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। अरे क्या हुआ भाई साहब, आज पानी का टैंकर नहीं आया? अरे कहाँ बेटा, सुबह से हम लोग उसी का इंतजार तो कर रहे थे। अधिकारी को फोन किया तो बोला अब 2 महीने पानी का टैंकर नहीं आएगा। काका, बिना पानी के हम जिएंगे कैसे? इस नदी का पानी तो हम पी भी नहीं सकते, न इससे खाना बनाया जा सकता है। अब तो बस एक ही तरीका है बेटा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सरकारी पानी आता है। हमें अपनी बाल्टी ड्रम लेकर जो है वहीं चलना होगा और वहीं से पानी लाना होगा। ममता और मनोहर के साथ सारे लोग अपने अपने बर्तन उठाकर पैदल ही पानी लेने 5 किलोमीटर दूर निकल पड़े। तपती दोपहरी में लोग पैदल ही चलते जा रहे थे। लोगों की इस गर्मी में हालत खराब हो रही थी, पर किसी तरह वो लोग सरकारी टंकी तक पहुँच ही गए। अब जल्दी जल्दी पानी भर लेते हैं, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। समझ में नहीं आता पानी का ड्रम लेकर हम 5 किलोमीटर वापस कैसे जाएंगे। अरे बहन जी, हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो इस तरह सारे लोगों ने अपने अपने बर्तनों में पानी भरा और सिर पर रखकर एक बार फिर से अपने घर की ओर चल पड़े। चलते चलते अचानक बूढ़े काका की हालत खराब हो गई और वो वहीं बेहोश हो गए। सारे लोगों ने अपना अपना पानी रखा और काका के चेहरे पर पानी डालकर उन्हें होश में लाए। अरे काका, क्या हो गया? अगर आप थक गए थे तो बता देना चाहिए था। थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे का सफर तय करते। मनोहर बेटा, पता नहीं अचानक कैसे चक्कर आ गया, मेरा पूरा पानी भी बर्बाद हो गया। मैं अब दोबारा जाकर पानी ले आता हूँ बेटा। रहने दीजिए काका, हमारे पास 2 ड्रम पानी है, एक आप ले लेना। खैर धीरे धीरे चलते हुए सब लोग वापस अपने गांव पहुंच गए। ममता ने अपना पानी काका को दे दिया और सारे लोग अपने अपने घर चले आए। ममता, इस गर्मी में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। पुराने दिन याद आ गए जब राजस्थान में लोग मीलों दूर पानी लेने जाया करते थे। तो इस तरह ये अब रोज का काम हो गया था। सारे लोग बाल्टी या ड्रम लेकर 5 किलोमीटर दूर जाते थे और पानी लेकर पैदल ही आते थे। एक रोज मनोहर सुबह सुबह मंडी निकल गया। ममता अकेले ही गांव वालों के साथ पानी लेने चली गई, लेकिन रास्ते में उसे भी चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। अरे ममता, अरे ममता बहू को क्या हो गया? देखो जरा, क्या हो गया? उसके चेहरे पर पानी डालकर होश में तो लाया गया, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उसे धीरे धीरे उस गया। घर में अर्जुन पहले से ही मौजूद था। अपनी माँ की हालत देखकर उसने गांव वालों से पूछा, क्या हो गया मेरी माँ को? क्या हुआ? बेटा, हर रोज किसी न किसी की हालत तो खराब हो ही जाती है। इतनी दूर पीने का पानी लेने जाना पड़ता है। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना और कुछ दिन इन्हें पानी लेने मत जाने देना। अपने पापा को ही भेजना, हम लोग चलते हैं। हाँ, सारे लोग वहाँ से चले गए। माँ, आज के बाद आप पानी लेने नहीं जाओगी? बेटा, तेरे पापा सुबह जल्दी उठकर सब्जी लेने जाते हैं, फिर भरी दोपहरी में उन्हें गली गली जाकर सब्जी बेचनी पड़ती है। अगर वो हर रोज पानी लेने भी जाएंगे तो उनकी हालत तो बहुत खराब हो जाएगी। अपने माँ बाप की और मोहल्ले वालों की यह हालत अर्जुन से देखी नहीं जा रही थी। रात में वो नदी के पास गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह इस नदी का पानी पीने लायक बना सकूं तो इस मोहल्ले की समस्या हल हो सकती है।
अगले दिन अर्जुन जब स्कूल गया तो वो सीधा अपने प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया। उसने अपने गांव की समस्या और अपना सोचा हुआ प्लान प्रिंसिपल साहब को बताया। इसलिए सर मुझे एक बहुत बड़ी बैटरी और कुछ वायर चाहिए, बाकी मैं बना लूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू अर्जुन कि एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम इतने टैलेंटेड हो। लेकिन तुम तो जानते हो ये एक साधारण सा सरकारी स्कूल है। हमारी लैब में वो सारा सामान नहीं है जो तुम्हें चाहिए। सर आपकी जान पहचान के बहुत सारे लोग होंगे, कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कीजिए। बेटा अगर तुम्हें सच में खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं बैटरी और तार का इंतजाम कर दूंगा। छुट्टी होने के बाद प्रिंसिपल साहब ने उसके घर एक बहुत बड़ी बैटरी और तार पहुंचा दिया। रात में अर्जुन ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। फिर उसी वक्त दोनों बाप बेटों ने मिलकर नदी से लेकर अपने घर तक खुदाई की और अंदर अंदर एक बहुत लंबी पाइप डाल दी, जिससे अब नदी का गंदा पानी उसके घर के अंदर रखे एक बहुत बड़े ड्रम में आने लगा, जिसमें बैटरी, तार और कुछ मशीनें मिलाकर उसने वाटर फिल्टर मशीन बना रखी थी। फिर वहाँ से पानी फिल्टर होकर एक दूसरे बड़े ड्रम में आने लगा। वो पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। ये देखकर उसके माँ बाप हैरान हो गए। क्या बात है बेटा, तू तो इसी उम्र में वैज्ञानिक बन गया। मैं गांव वालों को इस बारे में बता देता हूँ, अब किसी को इतनी दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। पापा ये सब मैंने सिर्फ पानी की समस्या हल करने के लिए नहीं किया है, बल्कि आपकी समस्या हल करने के लिए भी किया है। मैंने अक्सर देखा है कि आप दोपहर में सब्जी का ठेला लेकर इधर उधर भटकते रहते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी समस्या का समाधान ही एक नया बिजनेस बनता है, तो इसी चीज को हम अपना बिजनेस बनाएंगे। एक बड़ा वाला ड्रम 50 रुपए का बेचेंगे हम लोग। अगली सुबह अर्जुन, मनोहर और ममता ने पूरे गांव वालों को बुलाया और अपनी फिल्टर मशीन के बारे में बता दिया। गांव वाले उनसे पानी लेने के लिए तुरंत मान गए। मनोहर बेटा, तुम्हारा बेटा तो बहुत समझदार निकला। पानी की तो सारी समस्या ही खत्म हो गई। 50 रुपए का बड़ा वाला ड्रम ज्यादा महंगा नहीं है, क्यों मोहल्ले वालों? है हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस दिन के बाद मनोहर और अर्जुन मिलकर सैकड़ों पानी के ड्रम बेच देते थे। अब मनोहर ने अर्जुन के कहने पर सब्जी बेचना बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन में ही पानी बेचकर वो लोग हजारों रुपए कमा लेते थे। आसमान में कड़कती हुई बिजली, ठंडी ठंडी हवाएं और इस मस्त बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। पर बारिश का मौसम हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। वैशाली अपनी 12 साल की बेटी सौम्या और 5 साल के बेटे मोंटी के साथ एक झोपड़पट्टी में रहती थी। माँ देखो ना, हमारी छत टपक रही है। सारा पानी घर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। अरे बाप रे, अगर कुछ नहीं किया तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी। वैशाली ने अपने झोपड़पट्टी की छत पर बहुत सारी पॉलीथीन और बोरी डाल दी, जिससे घर में पानी आना बहुत हद तक कम हो गया। मम्मी बस करो, नीचे आ जाओ, अब पानी ज्यादा नहीं आ रहा है, और जल्दी से हमारे लिए पकौड़े बना दो। बरसात में पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है, क्यों दीदी? चुप कर मोंटी, देख नहीं रहा हमारी माँ कितनी मेहनत कर रही है। वो बाहर पूरी तरीके से भीग चुकी है और तुझे पकौड़े खाने की पड़ी है। वैशाली के पास उसकी मालकिन का फोन आया। तुम गरीब लोगों को ना टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो तुम लोग भिखमंगों की तरह भीख मांगती रहती हो जिंदगी भर। घर का सारा काम पड़ा है, मेरे बेटे को पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है और तुम्हें क्या अभी तक आई नहीं? मालकिन, बरसात बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मेरी छत टपक रही थी, बस वही सही करने में लगी थी। मैं बस थोड़ी देर में आई। वैशाली ने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना कर दिया। सौम्या तुम लोग खाना खा लो और मोटी का ख्याल रखना। मैं काम पर जा रही हूँ। माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ये पॉलीथीन ले लो ताकि भीगने से बच जाओ। वैशाली वो पॉलीथीन ओढ़कर अपने घर से निकल गई। बाहर सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे मालकिन के घर पहुंच जाने दो, फिर जितना मन हो बरस लेना। इतना कहते ही बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसने रास्ता रोक रखा था। हाँ, ऊपर वाला जब परेशान करता है तो जी भर कर परेशान करता है। सारा रास्ता ही रुक गया, अब मैं कैसे निकलूं? वैशाली ने किसी तरह गिरा हुआ पेड़ क्रॉस किया। चलो ये अच्छा हुआ। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? अरे ये लो, बह गई मेरी चप्पल भी। वैशाली ने गुस्से में दूसरी चप्पल भी उतार कर फेंक दी और किसी तरह से अपनी मालकिन के घर पहुंच गई। तुम भिखारियों की ना यही आदत है, कोई भी काम टाइम पर करोगे नहीं, फिर ऊपर वाले को दोष दोगे कि हमारे साथ तू इतना गलत क्यों करता है। मालकिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सड़क घुटनों तक भर गया है, ये मैं ही जानती हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। अरे वाह वाह वाह, इस महानता के लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। चल चल, ज्यादा नाटक मत कर। सबसे पहले तू ये जो पूरी जमीन तूने गंदी की है ये साफ कर, उसके बाद सारे बर्तन धो और जल्दी से हमारे लिए चाय पकौड़ी और कुछ खाने का इंतजाम कर। वैशाली बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पहले उसने चाय, नाश्ता और खाना बनाया, फिर सारी फर्श साफ की और खुद को भी साफ किया। माँ, लगता है वैशाली आंटी ने आज मन से पकौड़े नहीं बनाए, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे नहीं खाने। क्यों रे चुड़ैल, तू मुझ पर अपना गुस्सा नहीं दिखा पाई तो इन पकौड़ों पर ही दिखा दिया। अब चल दोबारा से पकौड़े बना और ये पकौड़े बाहर फेंक दे।
वैशाली कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। फिर भी उसने दोबारा पकौड़े बनाए और उसके बच्चे को खिलाए, और जो बाकी बचे हुए पकौड़े थे उसे उसने किसी पॉलीथीन में रखा और रात को घर जाने लगी। ए वैशाली, रुक रुक, ये तेरे हाथ में क्या है? क्या चोरी करके भाग रही है तू? मालकिन, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ? आपने ही तो कहा था कि पकौड़े बाहर फेंक दो, तो बाहर फेंकने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। ये भी एक चोरी ही हुई। हर महीने पैसे लेती है ना, उन पैसों से पकौड़े खिला अपने बच्चों को। ये सब कुछ उसका पति देख रहा था और फाइनली हिम्मत करके वो वहां पर आया। अरे अब ले जाने दो ना बेचारी को, जब पकौड़े बाहर ही फेंकने हैं तो बेचारी अपने बच्चों को खिला देगी। उन दोनों पति पत्नी को आपस में लड़ता देख वैशाली ने वो पकौड़े बाहर कुत्तों को फेंक दिए और वहां से बिना कुछ बोले चली गई। रात के अंधेरे में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वो पैदल ही चलती चली जा रही थी कि तभी अचानक शायद एक नाला खुला हुआ था। पानी भरा होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था और वैशाली उस नाले में गिर गई। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चों का क्या होगा? इतनी तेज बारिश में बाहर कोई भी नहीं था जो उसे बचा पाता, इसलिए वो उस नाले में ही डूब कर मर गई। उधर उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। दीदी 12 बज गए, अभी तक माँ घर नहीं आई। मोंटी, तू परेशान मत हो, सो जा। देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश हो रही है? हो सकता है माँ मालकिन के घर ही रुकी हो। हमारे पास फोन भी नहीं है जो हम उन्हें फोन कर सके। रात भर उनकी माँ घर नहीं आई। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब नगर पालिका वालों ने उस नाले से एक लाश बरामद की जो कि वैशाली की ही थी। पुलिस पता लगाते लगाते उस मालकिन के घर पहुंच गई, वैशाली की लाश लेकर। हाँ भाई, अब लोग इस डेड बॉडी को पहचानते हो? क्योंकि आसपास के लोगों से पता चला है कि ये आपके यहीं काम करती थी। इसके घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं घर वालों को लाश पहुंचा देता हूँ। वैशाली की लाश देखकर मालिक और मालकिन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे यहाँ ही काम करती थी, ये कैसे मर गई? अरे कैसे क्या मर गई? तुम अमीर लोगों को इन गरीबों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता क्या? रात में काम से लौट रही होगी, रास्ते में बहुत बड़ा नाला पड़ा होगा और रोड इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आया होगा, उस नाले में घुस गई होगी। ये लाश हमने नाले से ही निकाली है। मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा था कि उस गरीब औरत को इतनी बरसात में मत बुलाओ। चाय पकौड़े तुम्हें नहीं बनाने आते क्या? एक दिन तुम काम कर लेती तो क्या हो जाता? मालकिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारे लोग काम पर तो जाते ही है ना, चाहे जितनी बारिश क्यों ना हो रही हो। मरने से पहले मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया था इसको। मालकिन और मालिक वैशाली की डेड बॉडी लेकर उसके घर पहुंच गए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे सौम्य और पिंटू अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगे क्योंकि उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। माँ, मैंने आपको मना किया था कि इतनी बरसात में काम पर मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ, अपनी आंखें खोलो, देखो हमारी छत से फिर पानी टपक रहा है। ये सब कौन सही करेगा माँ? वैशाली के बच्चों की हालत देखकर मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ। आज के बाद तुम दोनों को मैं पालूंगी। मेरी माँ की मौत आपकी वजह से ही हुई है। अगर आप जबरदस्ती मेरी माँ को नहीं बुलाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। हर आदमी पैसों से तो अमीर बन जाता है, पर दिल से अमीर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बेटा चलो चलो हमारे साथ। वैशाली का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सौम्या और मोंटी उनके ही घर में रहने लगे। पढ़ लिखकर सौम्या एक IPS ऑफिसर बन गई और मोंटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया। मोंटी ने बहुत बड़ा बंगला अपनी माँ के नाम पर उसी जगह पर बनाया जहाँ पर उसकी झोपड़पट्टी थी। माँ, आप जहाँ भी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे देख रही होंगी। बरसात में जिस घर की छत टपकने लगती थी, वो आज मैंने हमेशा के लिए सही कर दिया। मोंटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ हमेशा हमारे साथ है मोंटी। माँ के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। हमें और गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, तो ठीक कह रही है। खासकर बरसात के मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करनी होगी और इसी से माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अमीर बरसात में चाय पकौड़े का मजा लेते हैं और दूसरी तरफ गरीब का घर टूट जाता है, उसे खाना भी नसीब नहीं होता। इसीलिए हम सबको उनका ध्यान रखना चाहिए।